हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी के कोर्स में का जो पेपर 1 है FC1, तो उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है संविधानवाद। आज के क्लास में हम संविधानवाद की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि ये संविधानवाद जो है वो क्या है, इसकी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, इसके विकास को देखेंगे और कैसे यह संविधान और से अंतर रखता है उस बारे में चर्चा करेंगे। और विभिन्न जो देश हैं उसमें इसकी स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसकी समस्याएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, इन सभी बातों की जो चर्चा है हम लोग आज की इस क्लास में करेंगे। तो संविधानवाद क्या है या संविधानवाद क्या है? तो जो संविधानवाद है एक तानाशाही विरोधी और संवैधानिक जो शासन से संबंधित जो एक आधुनिक विचारधारा है। संविधानवाद क्या है? तानाशाही विरोधी एक संवैधानिक शासन से संबंधित एक आधुनिक अवधारणा है। संविधानवाद उन मान्यताओं, आस्थाओं तथा मानवीय मूल्यों का नाम है जिनका संविधान में वर्णन एवं समर्थन होता है तथा जिनकी उपलब्धि एवं सुरक्षा हेतु राजनीतिक शक्ति पर प्रभावकारी नियंत्रण एवं प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई होती है। संविधानवाद इस बात पर बल देता है कि शासन प्रणाली को एक खास नियमों के मुताबिक चलना चाहिए जिसमें शासकों की निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगना चाहिए। और ये क्यों लगना चाहिए अंकुश? क्योंकि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के बीच जो है वो तालमेल को बैठाया जा सके। और संविधानवाद का संविधानवाद जो है वो मूल्य प्रधान है, संस्कृति प्रधान है और कानून प्रधान होता है। और एक तरह से कहें तो ये जो है एक परिवर्तनशील अवधारणा है। संविधानवाद विधि का शासन और शक्ति पृथक्करण पर जो है वो जोर देता है। संविधानवाद राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और जो विश्व मैत्री या विश्व बंधुता की जो बात होती है एवं सद्भावना की जो बात होती है उससे जुड़ी हुई जो है अवधारणा है वो संविधानवाद है। इसके अलावा जो संविधानवाद में क्या होता है कि राज्य और सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो होती हैं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य को संगठित करने के सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया गया है। और इसका मतलब अर्थ यह है कि सत्ता का जो है वो विभाजन और उसके उपयोग का प्रतिरोध। इसके बाद और इसमें क्या खास बात है, क्या बताई गई है? तो शासकों की शक्ति पर नियंत्रण, स्वेच्छाचारिता जो है उस पर अंकुश लगाना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक जो सत्ता के बीच जो है वो एक तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना जो है वो एक संविधानवाद की अवधारणा है। इसके बाद संविधानवाद जो है उन मान्यताओं, आस्थाओं तथा मानव मूल्यों का नाम है जिसका संविधान में वर्णन तथा समर्थन किया गया होता है और जिसकी उपलब्धि तथा सुरक्षा के लिए राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण जो है एवं प्रतिबंधों की जो है व्यवस्था जो है की गई रहती है संविधान के अंतर्गत। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी संविधानवाद में। तो संविधानवाद क्या है? यह जो है तानाशाही जो विरोधी है, स्वेच्छाचारी जो विरोधी है, उसके अगेंस्ट में एक संवैधानिक जो शासन से संबंधित एक मॉडर्न कंसेप्ट है।
और ये इसके अंतर्गत जो है वो ये क्या है, संविधानवाद जो है वो मूल्य प्रधान है, संस्कृति प्रधान है और कानून प्रधान है। मतलब इन सब चीज़ों पर इस पर विशेष जो है वो महत्व या फोकस किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो संविधान वाद है इसका विकास कैसे हुआ, आखिर ये कंसेप्ट जो है वो आया कैसे। क्योंकि सुनने में संविधान और संविधानवाद एक ही जैसा लगता है, लेकिन ये इसमें दोनों में स्लाइटली अंतर है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो संविधानवाद है ये कंसेप्ट जो है कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इसका मूल इसमें तत्व क्या हैं और अलग अलग जो धारणाएं हैं, अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग धारणाएं हैं, इसकी अलग अलग डिफिनीशंस को बताया गया है और उसमें अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। तो उन तत्वों की हम लोग पहले चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें जो डिफरेंसेस है, इसके कुछ डिफिनीशंस हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो संविधानवाद जो है उसकी उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन यूनान के एथेंस शहर, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर राज्य का नाम जो है वो लिया जाता है। वहाँ अधिकांश नगर राज्यों में जो है वह प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन एक स्पार्टा जो था वह एक अपवाद था, वहाँ एक सैनिक जो है वो शासन था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इंग्लैंड में विधि का शासन जो है वो संविधानवाद का प्रमुख जो है वो एक तरह से योगदान है, क्योंकि विधि प्रधान मूल्य प्रधान हमने पढ़ा कि इसकी विशेषता होती है। और यूरोप में इसका जो आरंभ जो है वो कंसीलियर जो है आंदोलन से माना जाता है, कंसीलियर आंदोलन से माना जाता है। और जो आरंभ में जो है वो चर्च की प्रभुसत्ता के विरुद्ध थे, और लेकिन जिसने आगे चलकर राजाओं को स्वेच्छाचारिता का कम से कम धर्म के क्षेत्र में उनके नियंत्रण का विरोध किया था। और कार्विन तथा कोक जो हैं ने संविधानवाद का समर्थन किया। और इंग्लैंड में 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसमें जो है वो संविधानवाद के जो तत्व हैं या जो उसकी जड़ें जो हैं वो इससे इसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। इसके बाद हम आते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस की का जो संविधान है, फ्रांस का जो संविधान है के विकास में अनेक उतार चढ़ाव जो है हमें देखने को मिलते हैं। और जो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1789 में प्रकाशित हुई कि मानव अधिकार घोषणा पर स्पष्ट और निश्चित इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद है फ्रांसीसी जो क्रांति के द्वारा प्रतिपादित जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व का जो है वो भी संविधानवाद के अंतर्गत जो है वो उसके विकास में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, तो इन तीनों का भी बहुत बड़ा योगदान संविधानवाद के विकास में रहा है या माना जाता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1776 में जब अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ और होता है, और उसमें जो है सभी मनुष्य समान है के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। तो इसके तहत भी जो है संविधानवाद जो है उसको एक तरह से बल मिलता है। और अमेरिका में जो है वो मॉन्टेस्क्यू का जो एक सिद्धांत था शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये भी जो है वो एक तरह से उन सभी जो अमेरिकी संविधान का आधार मानकर उसमें अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को इसमें लागू किया गया है। अवरोध और संतुलन, चेक एंड बैलेंस थ्योरी को जो है वो इसके अंतर्गत लागू करने का प्रयास किया गया है। और इस तरह से संविधानवाद के विकास में इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो संविधानवाद के जो विकास में अमेरिका का जो महत्वपूर्ण जो रोल था उसमें पहला था कि लिखित संविधान, दूसरा था कि शक्तियों का पृथक्करण, और तीसरा था कि अवरोध एवं संतुलन, मतलब चेक एंड बैलेंस थ्योरी। इन तीनों का जो है संविधानवाद के विकास में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण
रोल रहा है। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति के बाद कुछ देशों में ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं का जन्म हुआ जिसमें संविधानवाद के विकास पर जो है वो आघात किया। संविधानवाद का जो कंसेप्ट था, जो यूनानी नगर राज्य से होता हुआ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका से होता हुआ, और इन सब जगहों पर इसमें कुछ न कुछ विकास इसमें हुआ। जो विकास है वो प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद आकर कुछ देशों में जो है इसका जो विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, या यूँ कहें कि इसका विकास पर एक आघात पहुंचता है। और इसमें है कि जर्मनी में नाजीवाद, और जो इटली में फांसीवाद है, तथा यूएसएसआर में जो साम्यवाद की वादी विचारधारा थी, इनका जब उदय हुआ तो निश्चित रूप से संविधानवाद के विकास में एक बाधा या अवरुद्ध जो है इन विचारधाराओं ने इनमें किया है। और जो संवैधानिक मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रसंघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का तो सृजन किया गया था, लेकिन इस प्रकार संविधानवाद की एक नई अवधारणा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का सबल सहारा मिला। मतलब उसके माध्यम से थोड़ा बहुत इसको मिला कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो थी, राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ उसके बाद, समाप्ति के बाद। तो उससे एक थोड़ा सा ये उसको सबल मिला कि एक अंतर्राष्ट्रीयता वाद का एक इसको सहारा मिला, लेकिन जो है वो फिर भी इसके जो विकास थी उसमें बाधा देखने को मिलती है। इसके बाद है कि साम्यवादी जो देश में संविधान अभी तक जो है वो क्या है, विवादास्पद स्थिति में है। और विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में अभी ये जो है, जिसमें तृतीय विश्व के देश आते हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो इसमें आते हैं, तो उसके अंतर्गत जो कहा जाए तो अभी जो संविधानवाद है वह प्रयोगावस्था में है। अभी उस पर एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, मतलब वहाँ अभी उसका उतना विकास जो है इस कंसेप्ट का नहीं हो पाया है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो है में संविधानवाद को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की थी। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने उसमें जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो उन संस्थाओं का निर्माण किया गया, तो उससे थोड़ा बहुत जो बल है इसको संविधानवाद को जो है वो मिला। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद और मानवाधिकार की भूमिका जो है इसके अवधारणा के विकास में जो है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल उसको माना जा सकता है। अब है कि जो संविधानवाद है जो हमने देखा कि हर देश में कैसे इसका विकास हुआ इस अवधारणा का, तो आखिर ये जो अवधारणा है इसकी सफलता है वह किन बातों पर टिकी हुई है। संविधानवाद की जो कंसेप्ट है, इसकी जो मूल तत्व हैं या इसकी जो अवधारणा है वो किस बात पर टिकी हुई है, उसमें कौन से वो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं होने चाहिए जिससे कि इसके अस्तित्व को बचाया रखा जा सकता है और इसके विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है, पहला जो है वो कि पुष्ट लोकतांत्रिक परंपरा होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक परंपरा होनी चाहिए, और उसमें सुसंगठित राजनीतिक दल एवं विरोधी दल दोनों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है, एक अनिवार्य तत्व है संविधानवाद के अंतर्गत। उसके बाद जो है जो जनता में जो है वो राजनीतिक जागरूकता का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयर नहीं है पब्लिक तो इसका विकास जो है वो नहीं हो सकता है। और उसके बाद है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसका एक पहचान है, इसका एक तत्व है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो निष्पक्ष जो है पत्रकारिता होनी चाहिए इसके विकास के लिए, जो ये महत्वपूर्ण जो तत्व हैं। और भी जो बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, उन अध्ययनों के आधार पर जो है इसकी कुछ और जो
जो तत्व बताए गए हैं उनमें से जो है कि संविधानवाद में सर्वाधिक ढंग से जो है वो शासन का संचालन जो है वो की अनुशंसा की गई है। और दूसरा चीज़ कहा गया है कि संविधानवाद में विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। और इस तरह से जो संविधानवाद है इसमें तीन महत्वपूर्ण जो ये तत्व हम लोगों ने अध्ययन किया उसके एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में, तो उसमें तीन बातें हमें समझ में आती है कि उसमें है, पहला जो है वो राष्ट्रवाद, दूसरा जो है लोकतंत्र और तीसरा जो है वो समाजवाद है। तो मतलब ये तीन तत्व जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं संविधानवाद के विकास में या संविधानवाद को बचाए रखने में या संविधानवाद को बनाए जिनसे मिलकर वो बनते हैं। तो इसके लिए ये तीन चीज़ इसमें का होना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। उसके बाद है कि संविधानवाद का जो मानना है कि संप्रभुता का जो निवास है वो कहाँ होना चाहिए, जनता में होना चाहिए। जो संप्रभुता का निवास है वो कहाँ होना चाहिए, जनता में होना चाहिए। और जो विश्व में जो है वो विश्व बंधुत्व या विश्व मैत्री या सद्भावना की जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो संविधानवाद जो है वो एक तरह से अभी जो है वो विकास की अवस्था में है। और जो तृतीय विश्व के देश हैं में संविधानवाद जो है वो उसका जो स्वरूप है अभी कोई निश्चित रूप नहीं है। और जो साम्यवादी मॉडल है या साम्यवादी जो कंट्री हैं, देश हैं, उसमें संविधानवाद यह माना जाता है कि वैसी शासन प्रणाली नहीं देखी जा रही है जैसा कि जिससे कि संविधानवाद की जो आत्मा पर आघात पहुंचते हैं। ये साम्यवादी देशों में मतलब इस तरह की इसके अनुरूप जो है वो चीज़ तत्व नहीं पाए जाते हैं। अब है कि संविधानवाद जो है इसकी जो अवधारणा है उसकी अवधारणा को जो है को हम लोग जो है वो तीन तरह से उसको देख सकते हैं समझने के लिए कि किस तरह से इसका विकास हुआ और इसकी क्या स्पेशलिटी हर अवधारणा मतलब देश में रही है। तो संविधानवाद को किसी एक विचारधारा के अंतर्गत जो है वो हम बांध नहीं सकते या बांधना उचित नहीं होगा। संविधानवाद जो है वो राजनीतिक समाज के लक्ष्यों, आदर्शों, जो विश्वासों एवं मूल्यों को प्रलक्षित करता है। संविधानवाद क्या करता है कि किसी भी देश के आदर्श को, लक्ष्यों को, विश्वासों को और मूल्यों को उसमें प्रलक्षित होता है। तो प्रत्येक राजनीतिक समाज के जो लक्षण हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, विश्वास हैं, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, इसलिए संविधानवाद की जो अवधारणा है कि एक अवधारणा अगर हम मान लें कि बस ये ऐसा ही इसका रूप होगा तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए तीन अवधारणाओं के आधार पर पढ़ते हैं। और इस तीन अवधारणाओं में जो पहला है वो पाश्चात्य जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरह की व्यवस्था है, क्या है, किस तरह यह फला फूला है या क्या वह कंसेप्ट है वहाँ पे इस संविधानवाद का। और दूसरा जो है वो साम्यवादी देशों की अवधारणा और तीसरा जो है वो विकासशील देशों की अवधारणा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य देश हैं उसमें जो है इसका विकास कैसे हुआ है और वहाँ पे जो ये अवधारणा है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या है। तो संविधानवाद जो है वो साध्य और साधन दोनों है। ये जो पाश्चात्य जो अवधारणा है उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि संविधानवाद जो है वो साध्य और साधन दोनों है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यह है कि संविधानवाद जो है वो मूल्य विहीन तथा मूल्यजन दोनों है। ये भी माना जाता है कि वह मूल्य विहीन भी है और मूल्य जन भी है, दोनों माना जाता है। और पाश्चात्य अवधारणा में जो लिखित और अलिखित दोनों तरह के संविधानों को जो मान्यता देता है। और यहाँ स्पष्ट है कि टॉमस पेन एक विचारक हैं और टॉकविले जैसे महान विद्वानों ने क्या कहा है कि इंग्लैंड में संविधान नहीं है इसलिए संविधानवाद भी नहीं है। इन लोगों के विचार का खंडन होता है क्योंकि संविधान वाद के मर्यादा के अनुसार ही संविधानवाद के अनुसार ही इंग्लैंड में जो है वो शासन व्यवस्था होता है।
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है वो ये कंसेप्ट नहीं है या संविधानवाद नहीं है। उसके बाद जो अगली जो चीज़ इसमें पाई जाती है जो पाश्चात्य देशों में, वो है कि पाश्चात्य अवधारणा जो है वो संवैधानिक राज्य एवं सरकार की स्थापना करता है। और दूसरा जो है कि इस अवधारणा को उदारवाद जो है का दर्शन कहा जाता है। तो ये दो बातें हैं। और जो पाश्चात्य जो अवधारणा है, पाश्चात्य जो अवधारणा के दो प्रमुख तत्व जो हैं उभर कर आते हैं, तो प्रमुख तत्व उसमें पता चलते हैं संविधानवाद का अध्ययन करने से। पहला जो तत्व आता है वो है कि सीमित सरकार की परंपरा, और दूसरा जो है राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो अब सीमित सरकार के अंतर्गत क्या अवधारणा है, क्या विचार आते हैं, सीमित सरकार क्या है, सीमित सरकार का क्या मतलब होता है। तो सीमित सरकार की जो परंपरा है, जो इंग्लैंड वगैरह में है कि सीमित सरकार होनी चाहिए, तो उस कंसेप्ट के अंतर्गत जो है जो प्रावधान होता है वो क्या होता है। पहला कि विधि का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ। दूसरा चीज़ है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए रहते हैं। और शक्तियों का पृथकीकरण किया गया रहता है। पृथकीकरण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, पावर कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होता है, उसको अलग अलग भागों में उसका विकेंद्रीकरण किया गया रहता है। और उसके बाद जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब शक्ति जो है वो उसका विकेंद्रीकरण होगा। और जो चौथा है वो है कि स्वतंत्र और जो है निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था जो है वो होती है इसके अंतर्गत। और जो दूसरी जो है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो सिद्धांतों पर टिका होता है। पहला मैंने बताया सीमित सरकार, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने विधि का शासन, शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, ये सब बातें आती हैं। और जो दूसरा है राजनीतिक उत्तरदायित्व, उसके अंतर्गत जो है वो जैसे कि राजनीतिक दलों का जो अस्तित्व है वो, उसके बाद समय पे चुनाव हो, टाइम पर इलेक्शन होना, प्रेस की स्वतंत्रता, उसके बाद प्रभावी जागरूकता का होना, जनमत में जागरूकता का होना, प्रभावी जागरूकता का होना, और जो है सामाजिक बहुलवाद। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो जो जो राजनीतिक पाश्चात्य अवधारणा के जो दो प्रमुख लक्षण थे, उसके अंतर्गत जो है इन सब चीज़ों का वहाँ मिलते हैं। तो इसलिए जो वहाँ पे संविधानवाद का जो है वो विकास या कंसेप्ट हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे ढंग से वो हुआ है। अब हम बात करते हैं जो दूसरे प्रकार की जो हमारा अवधारणा था, जिसमें साम्यवादी देशों की अवधारणा। तो साम्यवादी देश में जो ये संविधानवाद है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं या क्या है। तो यह जो है मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित है। मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित है साम्यवादी देशों में। और दूसरा चीज़ है कि यह राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, मीन्स राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। और एक दल के प्रभुत्व का समर्थन करते हैं, एक दल के प्रभुत्व का समर्थन करते हैं। और स्टालिन कहते हैं कि पार्टी के निर्णय के बगैर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। और इसमें जो है वो केंद्रीकरण जो है की प्रवृत्ति पाई जाती है, शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होती हैं, केंद्रीकरण की प्रकृति होती है साम्यवादी जो अवधारणा है उसके अंतर्गत। और इसमें सरकार के अंगों के बीच जो है शक्तियों का भी विभाजन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और साम्यवादी जो देश हैं, साम्यवादी जो संविधान के विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू को ज़्यादा महत्व या वैल्यू दिया गया है। मतलब आर्थिक जो पहलू है जीवन में, शक्ति के आर्थिक जो पहलू है उस पर सर्वोच्चता है, उसकी सर्वोच्चता है या उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। और आर्थिक शक्ति धारण करने वाले जो वर्ग हैं, वर्ग का प्रभुत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जो तीसरी जो बात है वो है कि राजनीतिक शक्ति जो है वो आर्थिक शक्ति के अधीन होती है, अधीनस्थ होती है। तो देखिए ठीक इसके विपरीत हमने देखा था पाश्चात्य में, जो पाश्चात्य अवधारणा थी उसके ठीक विपरीत ये है साम्यवादी जो ये विचारधारा है,
उसमें है। तो इस तरह से देखिए तो एक तरह से इसका इसका कंसेप्ट जो है संविधानवाद का, तो उसको ये एक तरह से आघात पहुंचता है, या यूं कहें कि इन देशों में जो है वो उतना ज़्यादा डेवलप अभी नहीं हुआ है, या उसके जो तत्व हैं, उसका जो मूल सार है संविधानवाद का, वो यहाँ पे परिलक्षित नहीं होता दिखाई देता है। अब हम बात करें, अगर हम विकासशील देशों की या थर्ड वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें क्या है, तो इसमें जो संविधानवाद की जो अवधारणा है उसका मतलब क्या स्टेटस है। तो उसमें जो है कि इसका जो है एक अनिश्चित स्वरूप है, क्योंकि ये सभी डेवलपिंग कंट्री हैं, काफ़ी वर्षों तक दूसरे देशों के गुलाम थे, अभी आज़ाद हुए हैं, अपना विकास कर रहे हैं। अभी कुछ देशों ने कर लिया है, बाकी अभी शुरू ही कर रहे हैं। तो यहाँ एक तरह से कहें तो हम इसका जो अनिश्चित अभी स्वरूप है संविधानवाद का। और दूसरा जो चीज़ है कि यह अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है, मतलब संक्रमणशील अवस्था, जिसको कालीन जो अवस्था होती है उस अवस्था में है। और तीसरी जो बात है वो है कि विकासशील देशों में जैसे कि अनेक समस्याएं हैं, जिनमें जो संविधानवाद का जो विचार है वो काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण जो संविधानवाद का जो कंसेप्ट है वो अभी काफ़ी जो है वो प्रभावित होता वहाँ पे इन देशों में दिखाई देता है। और इसके बाद जो यहाँ पे मिश्रित जो प्रकृति का संविधान है, जो ये कंट्रीज़ हैं, ये देश हैं जो विकासशील देश, तो यहाँ पे मिश्रित तरह की जो है मिश्रित प्रकृति का संविधान जो है वो देखने को मिलता है। और ये निर्माण एवं प्रभाव के दौर में है, अभी भी निर्माण या प्रभाव के दौर में है। तो इस तरह से देखिए तो यह एक जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें क्या है कि यह एक दिशा रहित है, हालांकि विकास की ओर अग्रसर है। मतलब अभी उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि वह विकास के दौर में, अभी विकास के इनिशियल स्टेज में है, तो इसलिए अभी स्पष्ट रूप से जो है उसका संविधानवाद की अवधारणा जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और जो रिगिन्स हैं के शब्दों में उन्होंने बताया है कि राज्य नए हैं और राजनीतिक खेल के नियम प्रभाव में हैं। राज्य नए हैं और राजनीतिक खेल के नियम जो हैं वो प्रभाव में हैं, इसलिए संविधानवाद अभी तक यहाँ सुस्थिर नहीं हो सका है। ये बातें जो हैं वो रिगिन्स ने कही है। तो इस तरह हमने देखा कि अलग अलग देशों में इसकी अवधारणा किस तरह से इसका स्वरूप बदल जाता है, और उसमें वहाँ पे वो कितना इसको जो है इसके मूल तत्व को जो बचाए रखा हुआ है, या इसमें क्या परिवर्तन आता है अलग अलग देशों में, इसका अध्ययन हमने किया। अब आते हैं हम इसके परिभाषाओं के ऊपर कि इसकी आखिर जो संविधानवाद है इसकी क्या परिभाषा है। अभी तक हमने क्या देखा कि संविधानवाद जो है एक तानाशाही विरोधी और संवैधानिक शासन से संबंधित एक आधुनिक अवधारणा है, जिसमें मूल्य प्रधान, संस्कृति प्रधान और कानून की प्रधानता होती है। तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न कुछ विद्वान हैं, इन्होंने इसको परिभाषित किया है कि उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो उसमें जो पहले एक विद्वान है वो हैं पिनाक तथा स्मिथ ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो संविधानवाद केवल क्या है, प्रतिक्रियाओं और तथ्यों का ही मामला नहीं है। संविधानवाद केवल प्रक्रियाओं एवं तथ्यों का ही मामला नहीं है, वरन राजनीतिक शक्तियों के संगठन का प्रभावशाली नियंत्रण है। राजनीतिक शक्तियों के संगठन का प्रभावशाली नियंत्रण है एवं प्रतिनिधित्व तथा प्राचीन परंपराओं और भावी आशाओं का प्रतीक भी है। ये बातें जो है पिनाक एंड स्मिथ ने कही है। दूसरे जो विचारक हैं हमारे कार्ल फ्रेडरिक जो हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि संविधानवाद जो है वो व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था है।
व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था है। ये कार्ल फेडरिक ने कही है। इसके बाद जो एक अगले विचारक हैं विलियम जे एंड्यूज, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि संविधानवाद इन दो प्रकार की सरकारों, ये जो दो प्रकार की सरकारें तथा एक सरकारी सत्ता के दूसरी सरकारी सत्ता से संबंध का संचालन मात्र है। तो वे बोलते हैं कि ये जो है एक सत्ता का, एक राज्य का दूसरे राज्य जो है, जो सरकारी सत्ता है उस पर जो संबंधों का संचालन है, उसी को हम संविधानवाद कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। अब हम देखते हैं कि संविधान और संविधानवाद में मूलतः अंतर क्या है, क्योंकि जनरली हम समझते हैं कि ये दोनों सेम ही और काफ़ी इसमें समानता भी देखने को पढ़ने को मिलती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। उस अंतर को हम जानेंगे कि क्या है। तो संविधानवाद जो है एक विचारधारा का क्या है, प्रतीक है। यह क्या है, एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। और जो संविधान जो है वो क्या है, वो एक संगठन का प्रतीक है, जो संगठन है उसका प्रतीक है। संविधानवाद के अंतर्गत क्या होता है कि किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक दर्शन जो होते हैं वो सन्निहित होते हैं, मतलब आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो सन्निहित होती हैं, जबकि संविधान उन सिद्धांतों का संकलन है। मतलब जो भी ये जो मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, उससे संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के संकलन को संविधान कहते हैं। और ये जो मूल्य, आदर्श और विश्वास जो हैं, राजनीतिक दर्शन जो हैं, ये जो है वो क्या कहलाता है, संविधानवाद कहलाता है। और इसके अनुसार क्या है, सरकार की जो शक्तियों का तथा शासितों के अधिकारों के बीच संबंधों का समायोजन जो है वो किया गया होता है संविधान के अंतर्गत। दूसरा जो अंतर इसमें देखने को मिलता है कि संविधानवाद क्या है, विकास का परिणाम है। अचानक एक ही बार तो रूल ऑफ लॉ नहीं आ गया, या सीमित सरकार की बातें नहीं होने लगी, स्वतंत्रता समानता की बातें नहीं होने लगी। हर राज्य हर समय में धीरे धीरे कोई ना कोई कंसेप्ट डेवलप हुआ, जनरेट हुआ और उसके बाद वो आया। ऐसा नहीं कि एक ही बार ये सारे कंसेप्ट बन गए। तो हम क्या देखते हैं कि संविधानवाद जो है वो क्या है, एक विकास का परिणाम है, जबकि संविधान जो है वो निर्मित जो है वो प्रायः उसको हम लोग बनाते हैं, निर्मित करते हैं। संविधानवाद का जो विकास है स्वचालित ढंग से होता रहता है, टाइम टू टाइम वो संविधानवाद का जो है विकास होता रहता है। लेकिन संविधान में आवश्यकता अनुसार जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसमें संशोधन के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाते हैं या करते हैं। उसके बाद जो तीसरा अंतर है वो ये है कि संविधानवाद जो है में राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख होता है। संविधानवाद में राजनीतिक समाज के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख होता है, जबकि लक्ष्यों को जो पूरा कैसे किया जाएगा राजनीतिक समाज में और संविधान में क्या होता है, उन लक्ष्यों को कैसे हम पूरा करेंगे, उन उद्देश्यों को हम कैसे पूरा करेंगे और उसको लक्ष्यों को एवं उद्देश्यों तक पहुंचने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के बारे में है जो है हम लोग देखते हैं संविधान के अंतर्गत। उसके बाद जो तीसरी इसमें अंतर जो है वो है कि जो क्षेत्र की दृष्टि से जो संविधान है और संविधानवाद में अंतर किया जाता है। और क्या अंतर है, संविधानवाद है जो है वो एक अमूर्त जो है और गतिशील है। संविधानवाद जो है वो अमूर्त और गतिशील अवधारणा है, जबकि संविधान एक मूर्त और अपवर्जक धारणा है, मतलब टाइम टू टाइम इसमें हम लोग परिवर्तन करते रहते हैं। और जो अंतिम जो इसकी जो क्या जो अंतर किया गया है संविधान और संविधानवाद में, तो इसमें बताया गया है कि संविधानवाद के अंतर्गत जो है वो लक्ष्यों और आदर्शों के औचित्य का आधार कोई ना कोई जो है विचारधारा है। लक्ष्यों और आदर्शों के औचित्य का जो आधार है वो विचारधारा है, कोई ना कोई विचारधारा है। लेकिन संविधान जो है वो उसमें क्या है, वैधता या विधि या कानून
पर आधारित होता है। ये विधि और कानून पर आधारित होता है, वैधता पर आधारित होता है, जबकि उसमें लक्ष्यों और आदर्शों का औचित्य का आधार कोई ना कोई जो है आइडियोलॉजी या विचारधारा होती है। तो ये है कुछ अंतर था जो संविधान और संविधानवाद के अंतर्गत है, हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि संविधानवाद जो है उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, जो संविधानवाद की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या है। तो संविधानवाद की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली जो इसकी विशेषता है कि संविधानवाद जो है वो मूल्य संबद्ध अवधारणा है, मूल्यों पर आधारित अवधारणा होती है। दूसरा जो है वो इसमें संस्कृति संबद्ध अवधारणा होती है। तीसरा जो है वो गत्यात्मक होती है, अवधारणा है। और चौथा जो है वो क्या है, सहभागी अवधारणा है। उसके बाद साध्य मूलक होता है, ये जो संविधानवाद है जो साध्य मूलक होता है। और संविधानवाद जो है वो संविधान जन्य अवधारणा है, मतलब संविधान से संबंधित जो है अवधारणाएं हैं। और जो संविधानवाद है वो जो है उसमें अंतर्गत कानून का शासन और शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित जो है वो बात कही गई रहती है, अवधारणा इसमें व्यक्त किया गया रहता है। और संविधान में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद जैसे तत्व जो है वो निहित होते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी संविधानवाद की, जिसमें हमने देखा कि इसकी विशेषताएं जो हैं वो मूल्य संबद्ध है, संस्कृति से संबंध है, सहभागी हैं, गत्यात्मक हैं और संविधान जन्य है, जिसमें कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण या शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होता है। और संविधानवाद जो है वो तानाशाही विरोधी होता है, विरोधी अवधारणा है। और संविधानवाद के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद जैसे जो तत्व हैं वो निहित होते हैं। तो ये थी इसके कुछ विशेषताएं। अब है कि जो संविधानवाद है इसके रास्ते में क्या बाधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है इसके विकास में वो है युद्ध। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आंतरिक जो आपात है वो। और तीसरी जो है वो है कि सामाजिक जो संकटों का मुकाबला करना, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सामाजिक जो संकट हैं उसका मुकाबला करना। उसके बाद एक दलीय पद्धति, जैसा कि जो साम्यवादी कंट्री में है एक दलीय पद्धति, ये भी इसके लिए जो है इसके विकास के मार्ग में एक बाधक है। उसके बाद समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की समस्या जो है वो भी है। और उसके बाद करिश्माई शासक। तो ये कुछ जो है इस संविधानवाद की जो है वो समस्याएं हैं। अब है कि सीमाएं क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। संविधानवाद का जो क्षेत्र है या जो उसकी लिमिटेशंस हैं या उसके अंतर्गत जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उसकी सीमाएं कहाँ तक है। तो संविधानवाद जो है वो व्यापक तथा परिवर्तन के मार्ग में अवरोध खड़ा करता है। संविधानवाद व्यापक परिवर्तन के मार्ग में एक अवरोध जो है वो खड़ा करता है। और दूसरा है कि संविधानवाद जो है वो अस्पष्ट अवधारणा है, अभी तक स्पष्ट रूप इसका नहीं आया है, क्योंकि जैसे कहा ही मैंने कि ये तो निरंकुश शासन तंत्र के विरोधी है और एक आधुनिक मॉडर्न कंसेप्ट है, तो इसलिए अभी इसका उतना विकास जो है वो नहीं हो पाया है इस अवधारणा का। और जो तीसरा है वो है कि संविधानवाद की सैद्धांतिक मान्यताओं एवं व्यवहारिक प्रयोग में अंतर देखने को मिलता है। और जो चौथा हमने देखा वो है कि संविधानवाद में राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में जो है वो एक तरह से यह बाधक के रूप में कार्य करता है। तो ये कुछ जो बातें थी वो संविधानवाद से संबंधित थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि संविधानवाद जो है वो एक आधुनिक कंसेप्ट है और यह जो है वो तानाशाही विरोधी के विरोधी है और संवैधानिक शासन से संबंधित है। और इसमें जो है वो यह जो मूल्य प्रधान है, संस्कृति प्रधान है, कानून प्रधान है। और जो संविधानवाद की जो विचारधारा जो है वो एक आधुनिक है और इसका विकास जो है वो शुरू से ही धीरे धीरे हुआ है और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से हुआ है। और जो पश्चिमी पाश्चात्य देश थे वहाँ इसका विकास हुआ और वहाँ पे जैसे कि लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों की रक्षा, विधि का शासन, शक्ति का विकेंद्रीकरण, पृथक्करण का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब जो एक इम्पॉर्टेंट जैसा, या फ्रांस की जो
क्रांति थी, उसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो कंसेप्ट दिया गया, या आपको अवरोध या संतुलन का, चेक एंड बैलेंस थ्योरी, या लिखित संविधान या प्रकृति के पृथक्करण का जो सिद्धांत था, जो अमेरिका में जब उसकी स्वतंत्र हुआ और वो ये सब इन सिद्धांतों को वहाँ पे संविधान में इसको शामिल किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संविधानवाद जो है वो एक आधुनिक कंसेप्ट है, और अभी इसका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ। और अगर हम थर्ड वर्ल्ड के देश की बात करें तो अभी तो वह एक प्रयोग के कंडीशन में है, वहाँ अभी प्रयोगात्मक कार्य उस पर हो रहा है, अभी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, अभी वहाँ पे विकास होना वहाँ बहुत बाकी है कि वहाँ पे अच्छी तरह से संविधानवाद को अभी विकसित नहीं किया जा सका है या नहीं हो पाया है, क्योंकि उनकी खुद की अपनी विकास की समस्या अभी है। तो जब तक वो पहले सॉल्व नहीं होगी तब तक इसका विकास जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संविधान में जो भी आदर्श मूल्य और ये जो भी कुछ दिए गए रहे हैं, आदर्श मूल्य और जो भी नियम जो भी दिए गए हैं, तो उनका एक जो विचारधारा से संबंधित जो है वो संविधानवाद है। और उन सिद्धांतों को क्रियान्वित करना, लागू करना और कैसे वो फंक्शन करेगा, ये सारे जो कार्य जो हैं वो संविधान के अंतर्गत इसमें आते हैं। तो ये कुछ बातें थी, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसको पढ़ सकें, आपके दोस्त सभी लोग पढ़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नए क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।